एक अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान जरूर बनाता है और अपने प्लान के हिसाब से अपने बुरे काम को अंजाम दे लेता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि अब आगे हमारी जो ज़िंदगी है बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला होती है, बस अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि वह सोच बैठती है कि इस खेल से हमारी ज़िंदगी आगे चलकर बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपना नाम और अपना एक बार स्थान ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक राजस्थान प्रदेश और उसी का ही एक नागौर ज़िला पड़ता है और ठीक उसी में ही मुड़वा एक थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 5 जनवरी साल 2021 का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है, तो वही सूरज जैसे ही लाली अपना दिखाना शुरू कर देता है, तो उसी वक्त अब मुड़वा थाने में फ़ोन आता है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहाँ सूचना मिलता है कि मुड़वा गांव के करीब एक सरोवर है और ठीक उसी के पास एक मंदिर है। उसी मंदिर में रहने वाला एक पुजारी है सुरेश, जिसकी बड़ी बेरहमी तरीके से एक चारपाई पर किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा हत्या की जा चुकी है। अब इस चीज़ की जानकारी जैसे ही अब मुड़वा थाने में मिलती है, मिलने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी बलदेव राम तुरंत अचंभे पड़ जाते हैं, क्योंकि वह जो इलाका होता है काफ़ी जाना माना इलाका होता है। उस मंदिर के हितकारियों को भी उनकी काफ़ी जान पहचान पहले से थी। अब बलदेव राम खबर पाने के बाद इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं, फॉरेंसिक टीम को भी भेजवा देते हैं और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम को भेजवा देते हैं। और उसी वक्त बलदेव राम अपने दल बल टीम को लेते हैं और ठीक 10 मिनट के अंदर जो होता है अब घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे पहुंचते हैं मंदिर के करीब, तो देखते हैं कि वहाँ ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुका होता है और भीड़ वाले जो लोग होते हैं वह तरह तरह की बातें करते हैं। बलदेव राम जो होते हैं अब वहीं मंदिर के पास जो सटा घर होता है उस घर में घुस जाते हैं और जैसे ही बरामदे में जाते देखते एक चारपाई है। उसी चारपाई पर एक व्यक्ति का खून से लथपथ अवस्था में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जब जानकारी लेती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम होता है सुरेश साध, जो ठीक मंदिर का ही पुजारी का एक पारिवारिक सदस्य था। पुलिस की टीम डेड बॉडी का तौर तरीके से मुआयना करती है और जब मुआयना करती है तो पता चलता है सुरेश साध के बॉडी पर लगभग कई ज़्यादा गहरे घाव है, किसी तेज तर्रार हथियार के। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का अपने हिसाब से वह निरीक्षण कर ही रही होती है, तभी पता चलता बगल में एक औरत होती है। पता चलता वह औरत कोई और नहीं होती है बल्कि सुरेश साध की अपनी पत्नी होती है किरण। किरण की उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। लेकिन सुरेश साध की जो उम्र होता है, यानी कि मृत व्यक्ति का जो उम्र होता है लगभग 35 से 36 साल के आसपास होता है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ करती है। लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो उन्हीं पूछताछ के द्वारा यहाँ थाना प्रभारी अब बलदेव राम को पता चलता है कि ठीक जो होता है शाम का जब टाइम होता है तो उसी वक्त सुरेश साध जो होते हैं अपने पशुओं को चारा डालते हैं। चारा डालने के बाद अपने इसी बरामदे में सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता उसी वक्त इन्हीं बरामदे में से बड़ी चीख की आवाज़ आती है। वह आवाज़ किसी और का नहीं होता है बल्कि सुरेश साध की अपनी पत्नी किरण का होता है।
और जैसे ही लोगों के कानों में चीख की आवाज़ किरण के द्वारा पहुंचती तो लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद बलदेव राम थाना प्रभारी जो होते हैं अब वहाँ खड़े किरण से पूछताछ शुरू कर देते हैं। और जब किरण से पूछताछ शुरू कर देते हैं तो किरण पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब हमारे पति जो होते हैं गाँव में जाते हैं, काफ़ी लोगों के घर पूजा पाठी का काम करते हैं, उनका रोज़ का यही पेशा होता है और उसी से हमारा परिवार चलता है। बस वही करने के लिए कल गए हुए थे और जब शाम को लौटते हैं, लौटने के बाद खाना पीना खाते हैं और रात को उठते हैं, एक बार जाते हैं अपने पशुओं को साहब चारा डालते हैं। और चारा डालने के बाद जो होता है अब गर्मी वर्मी की वजह से अब इधर जो होते हैं आकर आराम से बरामदे में सो जाते हैं। लेकिन जब सोते हैं तो ना जाने क्यों हमारी आंख उस रात तो नहीं लगती, लेकिन सुबह का जब टाइम होता है, सुबह के टाइम उठते हैं, उठने के बाद अपने कमरे का झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन जैसे ही साहब बरामदे में जाते हैं, चारपाई देखते हैं तो पूरा चारपाई साहब खून से लथपथ अवस्था में होता है और पूरे ज़मीन पर खून के धब्बे जमे होते। साहब इस तरह की हसरत देखकर हम अपने आप को वहाँ खड़े होने की अवस्था में नहीं सह पाते और हम ज़मीन पकड़ लेते हैं और साहब इसकी तुरंत सूचना अपने पड़ोसियों को भेजवा देते हैं। लेकिन पड़ोसी साहब जब पहुंचते हैं तो आपको उन्हीं के द्वारा सूचना मिला हुआ है। यह बात बलदेव राम उस समय जो होता है किरण से सुनते हैं। सुनने के बाद कहने लग जाते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आपके पति के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी या किसी के साथ उनका लेना देना था। इधर किरण से जब पूछताछ किया जाता किरण कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति एकदम सीधे स्वभाव के थे, किसी से फालतू मतलब ना रखते थे, अपने काम से उनका सिर्फ लेना देना होता था, लोगों के साथ उनका व्यवहार काफ़ी मीठे स्वभाव का होता था। साहब हमें नहीं लग रहा है उनके साथ किसी अनजान व्यक्ति का दुश्मनी हो सकती है। अब थाना प्रभारी बलदेव राम घटनास्थल के निरीक्षण कर रहे होते हैं, उनकी निगाह जो होती है अब दीवालों पर जाती है तो देखते दीवार पर काफ़ी सारे ब्लड जमे हुए होते हैं, लेकिन दीवार तो काफ़ी ऊंची होती है। आखिर कोई भी अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर जो होता है बिना परमिशन के घुस नहीं सकता है। अब पुलिस की टीम वहां लोगों से पूछताछ करती है और वहीं पर सुरेश साध के बॉडी को पंचनामा भरवाती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम उसी वक्त कुछ सुराख लेती है और लेने के बाद जो होता है इधर किरण के ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके अपनी टीम को लेकर तुरंत जो होता है अब नागौर थाने पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहां बड़े अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी बलदेव राम जो होते हैं बैठकर एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में उनके सामने काफ़ी सारे उलझने वाले सवाल निकल के आ जाते हैं। तो पता चलता है कि इधर सुरेश साध कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, बल्कि मंदिर का एक पारिवारिक सदस्य के नाते पुजारी था और पुजारी का मामला गांव में काफ़ी गंभीर मुद्दा बन सकता है क्योंकि मंदिर से जुड़ा हुआ पुजारी था। पुलिस के सामने अब और चैलेंज बन जाता कि इस मामले को हमें जल्दी से रफा दफा करना होगा। थाना प्रभारी बलदेव राम जो होते हैं सोच लेते हैं कि अब इस केस को जल्द से जल्द हल करने के लिए हमें कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो वहाँ काफ़ी लोग बैठे होते हैं, अपने हिसाब से वहाँ लोगों के सामने अपनी अपनी बात रखते हैं और जब बात रखते हैं तो पुलिस के सामने काफ़ी लोग अपनी राय भी रख देते हैं। कहने लग जाते हैं कि आखिर जब इधर किरण अपने 4 बच्चों को लेकर अपने ही कमरे में सो रही होती है और बगल जो होता है इधर सुरेश साध बरामदे में अकेला सो रहा होता है, लेकिन जब उसके ऊपर हत्यारे ने प्रहार किया होगा तो उसकी चीख तो निकली होगी, लेकिन हमें पड़ोसियों और यहाँ तक किरण के द्वारा पता चलता है उसकी चीख तो किसी के कानों तक नहीं पहुँची। अब वहाँ थाना प्रभारी इस तरह की खबर अपने सहयोगी के द्वारा जब पाते हैं तो उनकी शंका और बढ़ जाता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कारनामा हो सकता है और वह चीखे ना, बड़ा असमंजस वाली बात है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी लोग अपनी बात रखते हैं और रखने की वजह से सबकी जो शंका होता है जाकर किरण के ऊपर टिक जाता है कि आखिर किरण ही उस बरामदे के कमरे में करीब थी, क्योंकि वह जो इलाका होता है पूरी तरह से सुनसान होता है, वहाँ किसी का फालतू मतलब भी नहीं होता है। अब शंका के घेरे में आने की वजह से किरण की टीम उस समय जो होती किरण के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम सबसे पहले किरण के बारे में और जांच पड़ताल करने के लिए किरण के घर जाती है और दोबारा किरण से तौर तरीके से पूछताछ करती है। वो कैसे न तैसे करके किरण का मोबाइल नंबर ले लिया जाता है और उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकाला जाता है।
और जब उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसमें एक अज्ञात नंबर दिखाई देता है, लेकिन उस अज्ञात नंबर पर किरण के मोबाइल नंबर में लगभग घंटों बात महीनों से चल रहे होते हैं और पुलिस का शंका उस अनजान नंबर के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है वह अनजान नंबर कोई और नहीं होता है बल्कि इधर खुद सुरेश साध का ही अपना भांजा होता है, शंभुनाथ साध, जो ठीक है राजस्थान के ही जोधपुर जो ज़िला पड़ता है उसी का बनाड़ एक थाना पड़ता है और उसी का ही दई कड़ा एक गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। और पुलिस के सामने जैसे ही CDR डिटेल शंभुनाथ और इधर किरण का निकल कर आता है, पुलिस की टीम अब जानने के लिए लग जाती है, मुखबिर को अलर्ट कर देते हैं। मुखबिर जाते हैं इधर किरण के ही अपने पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि हाँ शंभुनाथ का जो होता है किरण के साथ करीबी रिश्ता है। अब इसकी जानकारी सुरेश साध को थी और सुरेश साध और साथ में किरण के बीच कई बार झगड़े तकरार यहाँ तक की पिटाई तक हुई है। और पुलिस का शंका सीधा का सीधा अब जाकर इधर शंभुनाथ है और इधर किरण पर टिक जाता है। शंभुनाथ की जो उम्र होती है लगभग 21 साल के आसपास होता है। पुलिस की जो टीम होती है ठीक 24 घंटे के बाद ही अपनी टीम को लेती है और लेने के बाद दई काड़ा पहुंच जाती है और उसके ही घर से शंभुनाथ को अपने कटघरे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब शंभुनाथ से पूछताछ शुरू किया जाता है उसके अपने खुद के मामा सुरेश साध के बारे में तो उनकी हत्या की जो बात सुनता है तो 3-4 बार इधर उधर की बात कर देता है। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होते हैं और सबूतों के बिना पर पुलिस के सामने बड़ी जल्दी इधर शंभुनाथ टूट जाता है और पुलिस की एक टीम जो होती है अब जाती है किरण को अपने कटघरे में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन किरण से जब पूछताछ किया जाता है खुद उसके पति इधर सुरेश साध की हत्या के बारे में तो इधर किरण भी 3-4 बार बगलाने वाली बात कर देती है। लेकिन पुलिस भी करने लग जाती है कि तुम्हारा जो अपना जो भांजा है, जो मामी और भांजे के बीच खेल खेला गया है उस खेल के बारे में जानकारी तुम्हारा भांजा जो होता है अब इधर शंभुनाथ दे चुका है। लेकिन जब यह बात सुनती है किरण समझ जाती कि बस करो सारा राज पुलिस के सामने आ चुका है, जिसकी वजह से अब इधर किरण अपने पति सुरेश साध की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो इधर शंभुनाथ है और किरण एक प्रेम मिलाप वाली कहानी बयां करते से सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में इसी जो राजस्थान प्रदेश पड़ता है उसी का ही नागौर ज़िला पड़ता है और उसी का मुड़वा एक गांव पड़ता है। उसी गांव के बगल एक तालाब होता है और तालाब सरोवर होता है और ठीक उसी के बगल एक मंदिर होता है, बहुत ही पुराना पुश्तैनी मंदिर होता है। उसी मंदिर के पुजारी रहते हैं और उसी पुजारी में एक जाना माना परिवार रहता है। उसी परिवार में ही रहने वाले होते हैं सुरेश साध। सुरेश साध की जो शादी होती है लगभग 12 साल पहले जाकर खूबसूरत युवती अब किरण से हो जाती है। किरण जैसे ही अपने ससुराल आती है आने के बाद जो होता अपने पति सुरेश साध के साथ रहने लग जाती है, क्योंकि इधर सुरेश का जो अपना मकान होता है ठीक मंदिर के जस्ट बगल ही होता है और उसी में जाकर अपनी पत्नी को अपने प्यार का दर्जा देना शुरू कर देता है। तौर तरीके से ज़िंदगी बीतने लग जाती है, क्योंकि सुरेश साध का अपना वही पुजारी वाला पेशा होता है। लोगों के यहाँ कथाबाची करता है और साथ में जाकर लोगों के यहाँ दाता करता है और साथ में गांव में जाकर आटा और यहाँ तक चावल लेकर अपने परिवार का खर्चा बर्चा चला पाता। परिवार बड़े खुशीमय तरीके से ज़िंदगी बिताने लग जाती है और ऐसे बीतते बीतते साल दर साल बीत जाते हैं। तो इसी बीच किरण टोटल अब 4 बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन 4 बच्चों की माँ बनने के बावजूद भी किरण की जो खूबसूरती होती है वह 4 चाँद मार रही होती है। लेकिन किरण देखने में ऐसी नहीं लगती कि वह 4 बच्चों की माँ है, बल्कि ऐसे लगती है कि अभी से 21 साल ही पार कर रही हो। लेकिन 30 साल के करीब किरण भले पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसके जो नखरे होते हैं वह किसी से कम नहीं होते हैं। लेकिन इधर जो होता है दिन भर सुरेश साध लोगों को यहाँ प्रवचन कथा वाचन कर कर अपने घर लौटता, थका मारा हाथ में चारपाई पर खर्राटे भर कर सो जाता। लेकिन इधर किरण जाती चारपाई के करीब तो खर्राटे को देख कर उसके देह में जो मलचल होती है वह पूरी तरह से शांत हो जाती है। वह समझ जाती कि अब वह स्थिति नहीं है जो स्थिति पहले हमें मिल रहा होता है।
उसके सपने उसी समय ढल जाते हैं, उसके चाहते वहीं उफान मार जाते हैं। आखिर वह भी सोच बैठती कि हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। तभी घटना से मात्र इधर 2.5 साल पहले जो होता है, सुरेश साध का ही अपना भांजा होता है शंभूनाथ। शंभूनाथ जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास ही होता है। शंभूनाथ का इधर अपने मामा के घर काफ़ी आना जाना होता है, लेकिन आने जाने की वजह से शंभूनाथ की जो नज़र होता है, यह नज़र एक दिन जाकर अपने ही मामी इधर किरण के ऊपर पहुंचता है। क्योंकि शंभूनाथ जब कभी भी अकेला होता है तो इधर एंड्रॉयड मोबाइल अपने हाथ में ले लेता और उसी में काफ़ी अश्लील फिल्में देखता, और उसी फिल्मों की जो लत होता है दिमाग में शंभू के बैठ जाता है। बैठने की वजह से तरह तरह की कल्पनाएं भी करता है, और उसी कल्पनाएं में अपनी मामी की खूबसूरती देखकर अपने मन में बसा लेता है, और उसी दिन से ठान लेता है कि अब किरण को पाने के लिए हमें अगर किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो हम तैयार है। और मामी होने के नाते हंसी मजाक का जो सिलसिला होता है और बढ़ जाता है, और इस तरह बढ़ जाता है कि इर्द गिर्द जो होता है किरण के मंडराना शुरू कर देता है। और शंभूनाथ की इस चाल चलन को देखकर इधर खुद जो होती है किरण समझ जाती है, लेकिन किरण की अपनी जो चाहती होती पूरा करने की जो रास्ता होता है इधर शंभूनाथ पर दिख रहा होता है, जिसकी वजह से बिना टाइम गंवाए जो होता खुद वह भाव देना शुरू कर देती है। और इस तरह भाव देने लग जाती हैं कि रोज़ का रोज़ जो होता है, जब कभी भी शंभूनाथ मौका पाता तो अपने मामा के गांव पहुंचता और इधर मामी के साथ हंसी मजाक कर कर करीबी लाने की भरपूर कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने लग जाता, और जब बीतने लग जाता तो पता चलता है खुद शंभूनाथ को हमारे जो मामा मौके पर रिश्तेदार के गए हुए हैं, और उसका फ़ायदा उठाता है। अपने मामा के घर पहुंचता तो घर के अंदर जाता तो मामी को जब देखता, देखने के बाद 3-4 बात करता है, लेकिन उसकी जो अपनी मामी होती है अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए समझ जाती कि आगे हमें करना क्या है। और किरण जो होती है शंभूनाथ को इशारा मारती है और अपने ही बेडरूम में ले जाती है। पूरे पतिव्रता धर्म को उसी समय ताक पे रख देती और संबंध जैसे रिश्ते को अपने ही भांजे इधर शंभूनाथ के साथ अंजाम दे जाती है। अब यह जो सिलसिला होता है रोज़ का लगभग महीनों तक चलता शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीत जाता है, बीतने के बाद जो होता है इधर खुद सुरेश को एक ऐसी एहसास होना शुरू हो जाता है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने भी लग जाते हैं। वह सोच बैठता है कि आखिर हमारा भांजा जो होता है पहले से ज़्यादा अब हमारे घर क्यों आ जा रहा है। लेकिन जब कभी भी इधर खुद शंभू अपने मामा के घर आता, इधर किरण के जो चेहरे की जो मुस्कुराहट होती है चार चाँद लग जाती, और सुरेश ये सब देखकर उसके मन में शंकाएं जन्म ले लेती है। वह समझ जाता कोई ना कोई इधर मोड़ मरोड़ अब चल रहा है, जिसकी वजह से खुद जो शंभू को राय मशवरा देते हुए कहने लग जाता है क्यों ना तुम अपने घर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, क्योंकि जीजा और दीदी पर क्या बीतती होगी, आखिर तुम्हें कब तक कमा कर खिलाएंगे, तुम्हें भी नौकरी की तलाशी करना चाहिए। और यह बात सुनकर इधर खुद जो होता है शंभूनाथ सावधान भी हो जाता है, और लेकिन इसकी खबर जाकर कैसे ना तैसे किरण को लग जाता। और जब किरण को लगता है, किरण फ़ोन करके बात करना जब शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे बिना एक पल भी अपनी ज़िंदगी आगे नहीं गुजारना चाहते हैं। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है खुद इधर शंभूनाथ समझ जाता है कि अब हमारी मामी हमारे बगल एक पकड़ नहीं पाई, हम खुद जो होता है पागल सा हो गए हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अब नया नया तरीका भी ढूंढते हैं, लेकिन जब भी मौका देखते हैं कि इधर जो होता है खुद सुरेश कहीं बाहर रात बिरात टाइम पास के लिए गए हुए हैं, तो मौके का भरपूर फ़ायदा खुद किरण उठाती अपने ही भांजे। अब इधर शंभूनाथ को बुलाकर रिश्तों को पूरी तरह से रात भर अंजाम देती, और सुबह होने से पहले जो होता है इधर शंभूनाथ अपने गाँव चला जाता। लेकिन ऐसे रोड मरोड़ चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है, बीतने के बाद मोहल्ले में जानकारी हो जाती है, और इसकी खबर जाकर दोबारा सुरेश को लगता है, और सुरेश तब परेशान हो जाता है। वह जानना चाहता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और तभी एक दिन अपने पत्नी से बोलकर खुद निकलता है कि हम जा रहे कथावाचक के लिए अपने एक जजमान के पास। और जैसे निकलता तो उसी वक्त किरण जो होती है शंभूनाथ को फ़ोन करते थे, लेकिन शंभूनाथ जब खबर पाता है सारे काम धाम छोड़ छाड़ कर अपने मामा के कमरे में पहुंच जाता और वहीं रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देता है। लेकिन इधर सुरेश जो होता है वहाँ पर वचन छोड़ छाड़ कर बीच में ही अपने घर पहुँचता, लेकिन दरवाज़ा तो खुला देखता, अंदर जाता है बेडरूम में, जो हसर देखता वहीं उसके पूरे माथे का हिस्सा अलग सा हो जाता है। और वहीं अपनी पत्नी को तो पाता है 3-4 बात खरी खोटी यहाँ तक पिटाई कर देता है, और शंभूनाथ को समझा बुझाकर घर वापस तो भेज देता है। लेकिन उसी दिन से किरण और शंभूनाथ के बीच दूरियां पनप जाती है।
4-5 दिन फिर शांत रहते हैं, दोबारा मिलने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इधर जब भी सुरेश घर आता आने के बाद शंभूनाथ का नाम लेकर अपनी पत्नी का पिटाई और झगड़े तकरार भी करता। यह सिलसिला चलने लग जाता है और इधर किरण और शंभूनाथ का मिलना पूरी तरह से बंद सा हो जाता है। लेकिन किरण को एहसास हो जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी अब अपने भांजे किरण के बगैर नहीं चलने वाली है, क्योंकि जो पावर है वह पावर हमारे पति में नहीं बचा है। अब इसी पावर को आजमाने के लिए उसके मन में एक बड़ा ही खतरनाक प्लान आ जाता है। तभी खुद अपने ही भांजे के पास फ़ोन करती थी, कहने लग जाती कि जिस तरह तुमने पावर हमारे ऊपर आजमाया वही पावर अब हमारे पति के ऊपर आजमाओ, ताकि हमारा पति हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। वह समझ जाता कि हमें करना क्या है, लेकिन किरण और साथ में शंभूनाथ जो होते हैं दोनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। और उसी प्लान के तहत जो होता है इधर खुद शंभूनाथ है बाजार जाता है और जाने के बाद एक तेज धार हथियार लेता है और अपने ही बैग में रख लेता और समय का इंतज़ार करता है। लेकिन जैसे ही अब ठीक इधर 4 जनवरी साल 2021 का ही शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त सुरेश सार जो होता है कथावाचक कर अपने घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद खाना पीना खाकर आराम से सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात का 11 बजे के आसपास टाइम होता है, मौके पर चारा डालने के लिए वह गौशाला जाता है। चारा डालकर आराम से अपनी चारपाई पर आता है, लेकिन दिन भर थके मारा बड़ी जल्दी कड़ी नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं तो उसी वक्त जो होता है दूसरे ही कमरे में सोवा हुआ सुरेश साध का अपना ही भांजा होता है। शंभूनाथ साध मौके पर समय का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जैसे किरण को आभास होता है कि पूरी तरह से अब काम होने वाला है, तो एक गिलास लेती, उसी गिलास को एक सूचना वच जो होता है ज़मीन पर गिरा देती है और बड़ी तेज़ आवाज़ करती है। यह आवाज़ शंभूनाथ सुन लेता है, वह समझ जाता है और फिर अपने हाथ में हथियार लेता है। हथियार लेने के बाद अपने ही मामा इधर सुरेश साध के कमरे में पहुंचता है और बगल में खड़ी हुई उसकी प्रेमिका, उसकी अपनी मामी किरण होती है और किरण इशारा मारती है। फिर उसी हथियार से एक के बाद एक वार करते हैं, जिसकी वजह से सुरेश साध हमेशा के लिए बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। शंभू साध जो होता है हथियार को लेने के बाद बाहर जाता है, एक झाड़ी देखता है, उसी में तौर तरीके से छुपा कर फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन सुबह का जब टाइम होता है, किरण साध जो होती है मौके पर वहीं चीख पड़ती है और नाटक के जरिए लोगों को एक कहानी बताती है। लेकिन उस कहानी में वह पुलिस के सामने उलझ तब जाती है जब पुलिस को पूरी तरह से शंका होने लग जाता है कि दीवार तो इतनी ऊँची है, आखिर बिना परिवार के परमिशन के अंदर बाहरी वाला व्यक्ति आ नहीं सकता। और परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य होते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि किरण ही होता है। और शंका यही होता है, और शंका होने की वजह से पुलिस की टीम जल्द सबूत हाथ लगा लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई किरण साध और शंभूनाथ साध रखते हैं, तो सुनने के बाद पुलिस के होश पूरी तरह से खो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते हैं। न्यायालय में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें विजेंद्र कुमार गौतम जो मौके पर दिल्ली में रह रहे हैं, और इधर राम अवतार सिंह जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, और इधर भगवान सिंह उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के रहने वाले हैं, हिमांशु चौरसिया जो उत्तर प्रदेश रायबरेली के ही सेम प्रवाह का रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे काफ़ी व्यूअर हमारे वीडियो में लगातार बने हुए, अगली बार उनका नाम जरूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।